स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो पे। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो इस वीडियो पे हम आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस और 5 मार्क वाले क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो एमपी बोर्ड ने अपना क्वेश्चन बैंक रिलीज़ किया है। तो उस क्वेश्चन बैंक के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स ठीक है आपको मिलेंगे इस वीडियो पे। और यदि आपको इन आंसर्स का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, है ना। और यदि आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आपको केमिस्ट्री मिल जाएगा, फिजिक्स मिल जाएगा, बायो का मिल जाएगा, मैथ का भी मिल जाएगा। तो आप इन सारे प्लेलिस्ट को कैटेगरी वाइज जो लगे हुए हैं उनमें आप अपना सोल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने हैं, 7 हैं, और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हमारे पास 4 हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि हम इन सभी क्वेश्चंस को आज कवर कर पाएँ इस वीडियो पे। तो होपफुली आपको बने रहना है और ध्यान से सुनना है कि कौन से क्वेश्चंस को हम किस तरह से लिखेंगे ताकि हमें अपने एग्ज़ाम पे फुल मार्क्स मिल सके। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं पहले 3 मार्क्स के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, तो माइक्रो और मेगा स्पोरेंजियम क्या होता है, कहाँ पाया जाता है। तो चलिए एक बार आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। माइक्रो का मतलब यहाँ पे मेल से है और मेगा का मतलब यहाँ पे है फीमेल से। ठीक है, तो अब प्लांट की बात कर रहे हैं तो मेल जो होता है वो किस में होता है, एंथर में होता है। ठीक है, एंथर आपने पढ़ा होगा। और फीमेल में क्या होता है, ओव्यूल होता है। ठीक है, ओव्यूल आपने पढ़ा होगा। तो एंथर के अंदर जो होता है यहाँ पे जो 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। और इस ओव्यूल के अंदर एक हमारे पास क्या होता है, एक इम्ब्रियो सैक होता है। उस इम्ब्रियो सैक को हम मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है, तो इसी पे पूरा बेस्ड है। तो चलिए कैसे लिखेंगे एक बार जल्दी से समझते हैं। स्पोरेंजियम दैट डेवलप्स ओनली मेगास्पोर। तो हम पहले मेगास्पोर की बात कर रहे हैं। तो एक ऐसा स्पोरेंजियम जिसपे सिर्फ एक मेगास्पोर डेवलप होता है। और जबकि इसमें बात करें तो स्पोरेंजियम दैट डेवलप्स ओनली माइक्रोस्पोर। तो ऐसा स्पोरेंजियम जिसमें सिर्फ माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाता है। और ऐसा स्पोरेंजियम जिसमें मेगास्पोर डेवलप होता है उसे हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। फर्स्ट आपका बन गया। दूसरा आप क्या लिखेंगे, प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स और मेगास्पोर। अब यहाँ देखिए ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट को। तो इसमें क्या हो जाएगा, जस्ट मेल गैमेट हो जाएगा। ठीक है, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ओके, तो इस तरह से दूसरा अंतर है। तीसरा आप लिख सकते हैं कॉल द ओव्यूल इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो हमारा फीमेल गैमेट है उसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में। और जबकि यहाँ पे आपका जो मेल गैमेट है उसे हम एंथर कहते हैं। यहाँ पे पॉलन ग्रैन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रैन से भी इसमें हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे कि प्रोड्यूस लार्ज राउंडेड गैमेट और स्पोर्स। तो जो मेगा स्पोर है वो एक ही बनता है और बड़ा बनता है। ठीक है, साइज में लार्ज होता है और राउंडेड होता है। जबकि इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस स्मॉल सम टाइम मोटाइल गैमेट। यानी कि इसमें जो होते हैं, जो हमारे एंथर होते हैं, ठीक है, एंथर में जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं वो छोटे छोटे बहुत ही स्मॉल टाइनी होते हैं और कभी कभी मोटाइल भी होते हैं। इनको एक जगह से दूसरे जगह पे जाना पड़ता है। ठीक है, जब हमारा पॉलिनेशन होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको 3 ही आपको लिखने हैं लेकिन मैंने इसमें 4 आपको बता दिए हैं अंतर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक्सप्लेन द नेचर 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई इन ओव्यूल। तो आपने ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। ठीक है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है और बीच में क्या होता है, यहाँ पे इम्ब्रियो सैक होता है। तो इसी इम्ब्रियो सैक के बारे में आपको बताना है। ये इम्ब्रियो सैक जो होता है वो 8 सेल्ड और 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। इसी को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसी को एक्सप्लेन करना है। तो चलिए क्या क्या लिख सकते हैं आप जल्दी से देख सकते हैं। द 8 न्यूक्लिएट फीमेल गैमेटोफाइट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हैव एन एग apparatus मेड ऑफ 1 egg cell and 2 flaking cells एट द माइक्रोपाइलर एंड। देखिए तो जो हमारा, एक बार और देखते हैं ऐसे। चलिए यहाँ पे हम बना रहे हैं अपना एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पे देखिए बीच में ये हमारा एग अपार्टस कहलाता है। एग अपार्टस में बीच वाला जो होता है वो एग सेल होता है और जो 2 सेल बचते हैं इन्हें हम सिनर्जिड्स कहते हैं। ठीक है,
चलिए यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बनी हुई हैं। यदि आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, उस पर आपको आसानी से सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बात कर रहे थे सिनर्जिड्स एंड हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द वॉल विच फॉर्म्स फिलीफॉर्म apparatus. 3 cells present at the chalazal end, okay, इंड ऑफ एम्ब्रियो सैक आर कॉल्ड द एंटीपोडल्स। तो जो चलाजल इंड की ओर 3 सेल होती हैं इन्हें हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। फिर कहता है द लार्ज सेंट्रल सेल हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई, दिस मेक्स एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। तो बीच में देखिए यहाँ पे सेंटर पे एक बड़ी सी सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियाई हैं, इन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो इस तरह से आपका ये होल स्ट्रक्चर बनता है जिसमें क्या होता है, देखिए माइक्रोपाइलर इंड और चलाजल इंड आपको ओव्यूल से पता चलेगा। जब आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो नीचे साइड आपको माइक्रोपाइलर मिलेगा और ऊपर साइड चलाजल मिलेगा। ठीक है, तो देखिए नीचे 3 सेल मिलती हैं आपको, ऊपर 3 सेल मिलती हैं और आपको एक सेंटर में सेल मिलती है जिसपे क्या होता है, 2 न्यूक्लियाई होते हैं, एक लार्ज सेल। तो यहाँ पे इन सारी सेल का नाम आपको बता देते हैं जल्दी जल्दी। ये सेंटर वाली जो आपको बड़ी सी दिख रही है माइक्रोपाइलर एंड की ओर होती है, इसे एक सेल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद 2 यहाँ पे दिख रही हैं, इन्हें हम सिनर्जिड सेल कहते हैं। सिनर्जिड सेल में एक क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इसकी वॉल पे, जिसे हम फिलीफॉर्म अपार्टस कहते हैं। इसके बाद चलाजल एंड की ओर 3 सेल होती हैं जिन्हें हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। सेंटर में एक सेल बड़ी सी होती है जिसे हम जिसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं, तो हम इन्हें पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। तो यही स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। अब इसको काउंट भी कर सकते हैं, जैसे एक बड़ी सी सेल हो गई एक, फिर ये 3 6 सेल हो गई। ठीक है, तो 6 एक 7 सेल हो गई, 7 सेल हो गई। 8 न्यूक्लियस भी आप काउंट कर सकते हैं, 2 न्यूक्लियस ये हैं, 3 नीचे 3 ऊपर, 3 3 6 2 8। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाता है होल स्ट्रक्चर। आई होप इसको आपने समझ लिया होगा। इस पर कहीं पर भी प्रॉब्लम जाएगी तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में यदि आप बताएंगे तो हम इसके लिए आपको अलग से सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन को आपको बताना है क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, फिर सेंट्रल सेल टू फॉर्म ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। As it involves 3 nuclei, it take place in embryo sac during double fertilization. 2 polar nuclei and male gamete are involved in it. तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, लेकिन ये कहानी है तो इसको कैसे करेंगे, तो अभी हमने इसके पहले पढ़ा क्या, हमने पढ़ा है अभी ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा है कि सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और नीचे यहाँ पे एक अपार्टस होता है जहाँ पे एक सेंटर वाला जो सेल होता है वो एक सेल कहलाता है। तो देखिए जब पॉलिनेशन होता है और पॉलिनेशन के बाद जो पॉलन ग्रेन के साथ हमारे मेल गैमेट आते हैं, तो मेल गैमेट 2 होते हैं। ठीक है, तो पहला मेल गैमेट इंटर करके क्या एक सेल के साथ अटैच होता है यानी फर्टिलाइज होता है और क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। और जो दूसरा वाला हमारा मेल गैमेट होता है वो इंटर करके हमारे पोलर न्यूक्लियाई के साथ अटैच होता है जो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है, 3n स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन सी सेल पार्टिसिपेट करती हैं, तो देखिए मेल गैमेट और क्या हो जाएंगे, तो पोलर न्यूक्लियाई हो जाएंगे। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, क्योंकि 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो रहे हैं। ओके, और ये कहाँ पे पाया जाता है, जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि एक सेल के साथ क्या हो रहा है, मेल गैमेट मिल रहा है और जाइगोट बना रहा है। ठीक है, जाइगोट बना रहा है, और दूसरा वाला क्या कर रहा है, हमारे सेंट्रल में जो पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ अटैच हो रहा है मेल गैमेट और क्या बना रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना रहा है। तो ये 2 बार यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए इसमें पूछा गया है आपसे व्हाट इज इमैस्कुलेशन, व्हेन एंड व्हाई दिस टेक्निक इज यूज्ड, यानी कि इमैस्कुलेशन क्या है और यह टेक्निक कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर इज कॉल्ड इज एज इमैस्कुलेशन, यानी कि इमैस्कुलेशन की जो प्रक्रिया होती है इसमें क्या किया जाता है, जो फ्लावर होता है फ्लावर में से एंथर को काट दिया जाता है, एंथर को निकालने की जो कट करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम इमैस्कुलेशन कहते हैं।
it is done before dehiscence to prevent contamination of stigma with any undesired pollen and to ensure cross pollination by desired pollens. Emasculation is useful in artificial hybridization to pollinate stigma with selected emasculated pollens only. तो देखिए होल समराइज में कर देता हूँ जल्दी से। यहाँ पे क्या होता है, जब हम हाइब्रिड बनाते हैं, हाइब्रिड जब बनाते हैं कोई भी प्लांट को, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, हम डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है, हम उस प्लांट के फ्लावर के साथ क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, पॉलिनेट कराते हैं, और उसके बाद जब उसकी क्या होती है, उसके ऑफ स्प्रिंग बनते हैं, तो उसके ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं उस पॉलन ग्रेन के कैरेक्टर को शो करते हैं। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, देखिए अब ये जो हमारा फ्लावर है उसमें जो आपका फीमेल गैमिट है वो दूसरे पॉलन से ना ट्रीट हो जाए या अपने ही पॉलन ग्रेन से ना, ठीक है, फर्टिलाइज हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, उस फ्लावर के जिसमें हमने क्या करना है, जिसमें हमें हाइब्रिडाइज बनाना है, तो उसमें से हम जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसको काट देते हैं और अपना डिज़ायरेबल पॉलन ग्रेन्स इस पर डस्ट कर देते हैं, जिससे फिर आगे चल के ये अपना क्या करता है, जो भी ऑफ स्प्रिंग होता है बनाता है। और इसी टेक्निक के साथ एक टेक्निक और जुड़ी है जिसे हम बैगिंग टेक्निक कहते हैं। बैगिंग टेक्निक में भी क्या होता है, इमैस्कुलेशन के बाद हम इस फ्लावर को एक पॉलीथीन बैग से, ठीक है, पॉलीथीन बैग ऐसा होता है जिसमें से एयर ट्रांसफ़र हो सकती है बट कोई भी अदर पार्टिकल्स ट्रांसफ़र नहीं होंगे, उससे हम इसको टाइटली पैक्ड कर देते हैं ताकि बाहर से क्रॉस पॉलिनेशन ना हो पाए। ओके, तो बैगिंग टेक्निक भी आप इसमें पढ़ेंगे, इसी चैप्टर पे है। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, व्हाट इज़ एपोमिक्सिस, राइट इट्स इम्पॉर्टेंट। तो एपोमिक्सिस क्या है और इसके इंपॉर्टेंट्स क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं। एपोमिक्सिस इज द मैकेनिज्म ऑफ सीड प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी देखिए बिना फर्टिलाइजेशन के सीड को प्रोड्यूस करवाने की जो मैकेनिज्म है उसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है, तो ये श्योर है कि ये क्या है, हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वेयर द फीमेल गैमेटोफाइट और द ओव्यूल, the flower directly develops into an embryo, skipping meiosis and syngamy. Thus, apomixy produce a क्लोनल प्रोजनी विथ अ मैटरनल जीनोटाइप। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया कि देखिए जो ओव्यूल होता है, ठीक है, ओव्यूल ही हमारा क्या कहलाता है, फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है प्लांट में। तो ये फीमेल जो ओव्यूल होता है ये डायरेक्ट डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो पे, डायरेक्ट डेवलप हो जाता है, इसमें पॉलन ग्रेन नहीं आता है और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। तो ओव्यूल डायरेक्ट एम्ब्रियो पे कन्वर्ट होता है स्किपिंग मियोसिस। अब मियोसिस की प्रक्रिया होगी नहीं क्योंकि पॉलन ग्रेन्स आए ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन हुई ही नहीं है, इस वजह से। तो ठीक है, तो विदाउट सिंगैमी है ना ये हो रहा है। तो एपोमिक्सी प्रोड्यूस आ क्लोनल प्रोजनी। तो देखिए अब यहाँ पे क्या कहते हैं, क्लोनल प्रोजनी का मतलब होता है कि जो आपका ओव्यूल था, जो प्लांट था, तो हू बहू उसमें बिना चेंजेस के ही उसका जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो बनेगा, क्योंकि बाहर से कोई भी आया नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट ओव्यूल विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो पे कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो एम्ब्रियो होगा जस्ट लाइक अपना जो भी पेरेंट्स होगा उसके जैसे ही होगा, ठीक है। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं जल्दी से। इंपॉर्टेंस की बात करें तो एपोमिक्सिस हेल्प इन प्रिजर्वेशन ऑफ गुड कैरेक्टर्स ओवर जनरेशन फॉर क्रॉप प्लांट्स। यानी कि देखिए एपोमिक्सी का बहुत ही बढ़िया एक क्या हो सकता है इंपॉर्टेंस है कि हम जो भी अच्छे प्लांट हैं उनके जो कैरेक्टर हैं उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है, आने वाले फ्यूचर के लिए। क्योंकि भाई ये डायरेक्ट ओव्यूल क्या करता है, एम्ब्रियो में बदलेगा, तो इसमें बाहर से कोई इन्वॉल्व हो नहीं रहा है, तो इसका जो कैरेक्टर होगा तो इसका ऑफ स्प्रिंग भी शो करेगा। दैट्स वाई यहाँ पे हम इसके अच्छे कैरेक्टर को प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद बता सकते हैं इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड। तो हम क्या करते हैं, एपोमिक्सी का जो उपयोग है हाइब्रिड सीड बनाने में भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए हैं, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन माइक्रो प्रोपागेशन। माइक्रो प्रोपागेशन का मतलब ही समझ लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे लिखेंगे आप, माइक्रो प्रोपागेशन इज द आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट्स वेजिटेटिवली थ्रू टिश्यू कल्चर और
सेल कल्चर टेक्निक्स, यानी कि प्लांट के किसी भी पार्ट से, ठीक है, यदि आप प्लांट के किसी भी पार्ट को लेना चाहते हैं, जैसे कि लीफ ले लिया आपने, ठीक है, लीफ को कट कर लिया या स्टेम को कट कर लिया और उसके टिश्यू से, उसका टिश्यू आपने निकाल लिया और इस टिश्यू से आप एक फिर से इसी प्लांट को जनरेट करना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया माइक्रो प्रोपागेशन के नाम से जानी जाएगी। तो ये कई प्रकार से किया जाता है, ठीक है, तो मेथड्स कई सारी हैं हमारे माइक्रो प्रोपागेशन करने की। तो दिस आर्टिफिशियल प्रोसेस प्रोड्यूसिंग प्लांटलेट इन्वॉल्व 5 डिफरेंट मेथड्स। तो जो ये प्रोसेस होती है, इसमें क्या किया जाता है, एक कल्चर यानी सॉल्यूशन बनाया जाता है। इस सॉल्यूशन पे सभी जो भी हमारे प्लांट के लिए रिक्वायर्ड मिनरल्स होते हैं तो वो सभी इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। फिर उस टिश्यू को यहाँ पे डाल दिया जाता है, जो टिश्यू हमने प्लांट से लिया है। तो ये क्या होगा, कुछ दिन बाद यहाँ पे ये जनरेट होने लगेगा और एक छोटा प्लांटलेट बन जाएगा और इसी प्लांटलेट को हम फिर बाहर क्या करेंगे, अच्छे जब कंडीशन सही होगी तब इसको हम प्लांट कर देंगे और ये एक प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये कई यहाँ पे 5 मेथड हैं माइक्रो प्रोपागेशन करने की। तो हम 5 मेथड्स के नाम आपको बता रहे हैं, इनको एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मेरिस्टेम कल्चर होता है, कैलस कल्चर होता है, ओके, सस्पेंशन कल्चर होता है, एम्ब्रियो कल्चर होता है और प्रोटोप्लास्ट कल्चर होता है। तो इन 5 मेथड्स के द्वारा माइक्रो प्रोपागेशन किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे सभी कितने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। अब हम इसके बाद देखने वाले हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चन है वो हमने पहले ही आपको प्रोवाइड कर दिया है, इसलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर ना जाके हम सेकंड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट, ठीक है, वेरी मोस्ट ये क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम पे आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है। इसमें पूछा क्या गया है, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन पे डिफरेंस। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या लिख सकते हैं आप सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है। यहाँ पे सेम फ्लावर पे क्या हो रहा है, जब हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है पॉलन ग्रेन्स, है ना, हमारा जो पॉलन ग्रेन्स हो रहा है स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो रहा है। अब दूसरे में क्रॉस पॉलिनेशन पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बस उसका अपोजिट हो जाएगा, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स, यानी कि दूसरे प्लांट से आया हुआ पॉलन ग्रेन्स जब किसी प्लांट के फ्लावर पे डिपॉजिट होता है तो वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। दूसरा लिख सकते हैं, दे डू नॉट रिक्वायर पॉलिनेटर्स। तो यहाँ पे किसी भी पॉलिनेटर्स की आवश्यकता नहीं होती। पॉलिनेटर्स का मतलब होता है एजेंट्स जो पॉलन ग्रेन्स को कैरी करके लेके जाएं, ठीक है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन है, फ्लावर है, फ्लावर से जस्ट आपका पॉलन ग्रेन्स निकलेगा और स्टिग्मा पे फॉल आउट हो जाएगा। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें रिक्वायर होगा पॉलिनेटर्स का, बिना पॉलिनेटर्स के ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट है हमारा इंटरब्रीडिंग बिटवीन द प्लांट्स अकर, इनब्रीडिंग बिटवीन द प्लांट्स अकर, जबकि इसमें क्या होता है, इट कॉज आउट ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट भी बात करें तो इन दिस प्रोसेस बोथ द स्टिग्मा एंड एंथर मैच्योर एट द सेम टाइम। अब देखिए ये बहुत अच्छी बात है, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या होता है कि जो स्टिग्मा है और जो आपका एंथर है दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होंगे। यदि दोनों एक सेम टाइम पे मैच्योर नहीं हो पाए तो फिर आपका जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हो पाएगा। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो स्टिग्मा है और जो एंथर है वो दोनों एक ही समय पे मैच्योर हो जाते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन, दिस इज इन दिस प्रोसेस बोथ द स्टिग्मा एंड एंथर्स मैच्योर एट द डिफरेंट टाइम्स। क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा कि जो पॉलन ग्रेन्स होगा, जो ये एंथर्स होगा, वो एंथर पहले मैच्योर होगा, ठीक है, और पॉलन ग्रेन्स रिलीज कर देगा। पॉलन ग्रेन्स रिलीज होने के बाद ये किसी भी एजेंट के माध्यम से, यानी कि चाहे विंड हो या इंसेक्ट हो या बैट हो, ओके, वाटर हो, तो ये पहुंचेगा फ्लावर, दूसरे फ्लावर पे, और वहाँ पे फिर जब स्टिग्मा, जब ये पहुंचेगा तो टाइम लेगा, तब तक में इस फ्लावर की स्टिग्मा भी मैच्योर हो जाएगी और ये जब फॉल आउट होगा देन ये अपना फर्टिलाइजेशन करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, प्रोड्यूस अ स्मॉल नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो इसमें जो फ्लावर होता है, फ्लावर में जो एंथर पॉलन ग्रेन्स को बनाता है वो लेस बनाता है, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट फ्लावर में एंथर, जो फ्लावर में एंथर है वो डायरेक्ट एंड पॉलन ग्रेन्स बनाएगा और जैसे ही ब्रेक होगा तो उससे पॉलन जो भी फॉल आउट होगा आपका पॉलन ग्रेन डायरेक्ट स्टिग्मा पे आ जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और जबकि क्रॉस पॉलिनेशन पे यदि थोड़े से आपके पॉलन ग्रेन्स बनेंगे तो वो कहीं पे भी जाके डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, यानी कि लार्ज अमाउंट पे उनको बनना ज़रूरी है, क्योंकि वो ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे आते हैं, फ्लावर को सर्च करते हैं, है ना, इस वजह से। नेक्स्ट हमारा
रिजल्टेड इन होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग। तो इसमें जो होता है सेल्फ पॉलिनेशन पे होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन पे हेड्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। होमोजाइगस का मतलब होता है कि जो संतान उत्पन्न होती है वो सेम टू सेम अपने पेरेंट्स से मिलती जुलती होती है, जबकि हेट्रोजाइगस का मतलब है जो ऑफस्प्रिंग जो संतान बन रही है वो अपने पेरेंट्स से कई ज़्यादा मतलब डिसिमिलर सो होगी, ठीक है, एक जैसी नहीं होगी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। आइए चलते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। तो रे डायग्राम की मदद से आपको स्पर्मेटोजेनेसिस को एक्सप्लेन करना है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस आपको एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। तो चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा टेस्टिकल्स होते हैं, ठीक है, मेल पे जो टेस्टिकल्स होते हैं, टेस्टिकल्स के अंदर कई सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपने सुना होगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये प्रक्रिया होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो स्पर्म सेल हैं वो बनते हैं, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये कई सारे स्टेप पे होती है। तो ये स्टेप देखिए कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन फेज होगा, फिर ग्रोथ फेज होगा और फिर मैचुरेशन फेज होता है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज पे आप लिख सकते हैं, इन दिस फेज द सेल ऑफ जनरेटिव लेयर डिवाइडेड एंड रीडिवाइड टू प्रोड्यूस स्पर्मेटोगोनिया। देखिए, तो अभी आप जब देखेंगे, देखिए अभी हमने बताया कि जो आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है कुछ इस टाइप से होती है। तो इसके अंदर की जो लेयर होती है, ये लेयर जो होती है इसे हम क्या कहते हैं, ये जनरेटिव लेयर होती है, इसे हम जनरेटिव सेल बोलते हैं। तो जनरेटिव सेल क्या करती है, डिवाइड होती जाती है और कई सारे स्पर्मेटोगोनिया बनाती है, ठीक है। अब देखिए ग्रोथ फेज। तो ग्रोथ फेज पे जो स्पर्मेटोगोनिया बना है ये क्या करेगा, ग्रो अप करेगा। तो जो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इन दिस फेज स्पर्मेटोगोनिया ग्रो एंड देन इट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोसाइट्स। तो स्पर्मेटोगोनिया ग्रो करके क्या बन जाता है, स्पर्मेटोसाइट्स बन जाता है। अब ये स्पर्मेटोसाइट्स क्या करेगा, मैच्योर। देखिए नेक्स्ट हमारा जो फेज है मैच्योरेशन फेज है। तो इस पे इन दिस फेज मेटामॉर्फोसिस अकर्स इन द स्पर्मेटिड्स to produce well developed sperm which is divided into the three parts head, neck and tail। तो देखिए क्या होता है, मैचुरेशन फेज पे मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया होती है जिसपे जो आपका स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो डिवाइड होकर लास्ट में स्पर्मेटिड्स बनते हैं और स्पर्मेटिड्स आपस में स्पर्मेटिड्स मैच्योर होके स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। स्पर्म जो सेल होता है उसमें 3 भाग होते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। स्पर्म में 3 भाग होते हैं, ऊपर ये हेड हो जाता है, ये यहाँ पे नेक हो जाता है और ये आपका टैल हो जाता है। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन करता है। तो ये तो थ्योरी हो गया, इसको आप रे डायग्राम पे भी समझ सकते हैं। ये रे डायग्राम है, इसको समझिए जल्दी से। देखिए जर्म सेल से हम स्टार्ट करेंगे। जो जर्म सेल होता है हमारा, ठीक है, वो डिप्लॉयड होता है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन फेज है, फिर ग्रोथ फेज है, फिर मैचुरेशन फेज है ना, फिर स्पर्मियोजेनेसिस तो यहाँ पे देखिए स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो क्या करता है, माइटोसिस करता है, ठीक है। माइटोसिस करके क्या बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट करता है और क्या बनाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। फिर मियोसिस सेकेंड होती है, तो यहाँ पे स्पर्मेटिड्स बनते हैं और स्पर्मेटिड्स आगे चल के क्या बन जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ, जिसे हम स्पर्म कहते हैं। ये 4 बनते हैं, ठीक है। यानी एक स्पर्मेटोगोनिया जो होती है यहाँ पे कई सारे स्पर्म का फॉर्मेशन करने के लिए एलिजिबल होती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर चैप्टर। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कहा गया है, राइट अ लेबल डायग्राम ऑफ शो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ओव्यूल। ओव्यूल के डिफरेंट पार्ट्स को आपको शो करना है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए एक बार इसके डायग्राम को समझ लेते हैं। सबसे पहले ये प्लेसेंटा होता है जिससे अटैच होता है हमारा ओव्यूल। फिर इसके बाद ये फॉनिकल होता है। फॉनिकल के बाद यहाँ पे जो थोड़ा सा भाग ऊपर की ओर जाता है जिसे रैफे कहते हैं। और जो हमारा जो फॉनिकल होता है जो हमारे ओव्यूल के बॉडी से कनेक्ट होता है उसे हम हाइलम कहते हैं।
सबसे नीचे का भाग हमारा माइक्रोपाइलर कहलाता है, ऊपर का भाग चलाजल एंड कहलाता है, ठीक है, चलाजल पोल कहलाता है। इसके बीच में एक बड़ा सा मेगास्पोर होता है जिसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। एम्ब्रियो सैक के बाद इसमें बाहर छोटे छोटे सेल भरे हुए हैं जिसे हम न्यूसेलस कहते हैं। ओके, तो और यहाँ पे कवरिंग होती है जिसे हम आउटर इंटीगुमेंट और इनर इंटीगुमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये होल स्ट्रक्चर हो गया आपके ओव्यूल का। अब इसकी बात करें, इसको डिस्क्राइब करना है तो फनिकल पहले आप लिख सकते हैं, फिर हाइलम, इंटीगुमेंट, एम्ब्रियो सैक और माइक्रोपाइल। तो फनिकल की बात करें तो इट इज़ द कनेक्टिव, है ना, पॉइंट्स बिटवीन द ओव्यूल एंड ओवरी। तो ओवरी और ओव्यूल के बीच का जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है वो फनिकल होता है। हाइलम की बात करें, इट इज़ द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द ओव्यूल एंड फनिकल। ओव्यूल और फनिकल को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम हाइलम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है इंटीगुमेंट्स की बात करते हैं तो आर द कवरिंग लेयर दैट प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी कि जो हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जो एम्ब्रियो ये डेवलप होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम जो होता है इंटीगुमेंट्स करते हैं। इसके बाद हमारा एम्ब्रियो सैक आता है। इट इज़ द स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स ओवम एंड पोलर न्यूक्लियाई फॉर फ्यूजन ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर ही क्या होता है, फ्यूजन होता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो बनता है। फिर माइक्रोपाइलर की बात करें तो इट इज़ द टाइनी ओपनिंग ऑफ ओव्यूल विच हेल्प्स इन द जर्मिनेशन, ओके, जर्मिनेशन इन मैच्योर ओव्यूल बाई ऑब्जर्विंग बाई द मॉइस्चर, यानी कि जो हमारा ओव्यूल होता है वो क्या होता है, जर्मिनेट जब होता है तो ये जो माइक्रोपाइलर होता है ये इस टाइनी पोर होता है जो मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है और इसको वाटर प्रोवाइड करता है और ये आगे चल के फिर एक नया प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, है ना। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और यदि आपको इन सभी जितने भी हमने आंसर आपको बताए हैं कि पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले चैप्टर पे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।